नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसका जिक्र आप देखें तो चरक संहिता जैसे हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में काफी विस्तार से है। हाँ, अर्श, जिसे हम आम बोलचाल में बवासीर भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है जो इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। जी। और ये जो स्रोत हैं, ये हमें सिर्फ अर्श की परिभाषा ही नहीं बताते, बल्कि इसके प्रकार क्या हैं, कारण क्या हैं, शरीर में कहाँ होता है ये, लक्षण क्या हैं, और यहाँ तक कि इसका प्रबंधन मतलब इलाज वो कैसे किया जाए, ये सब जानकारी देते हैं। अच्छा, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर अर्श को हम ठीक से समझें। तो चलिए फिर खोलते हैं इस जानकारी को। सबसे पहले तो यही कि इसे परिभाषित कैसे किया गया है। ये अर्श शब्द सुनने में ही थोड़ा गंभीर लगता है। हाँ, और परिभाषा भी इसकी गंभीरता दिखाती है। हम्म। एक जगह कहा गया है, अर्श शत्रुवत प्राणिनो हिंसिति इति अर्श। अच्छा। इसका मतलब है कि अर्श जो है वो शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह है, प्राणियों को पीड़ा देता है या उनका नाश करता है। ओहो, शत्रु की तरह पीड़ा। ये तो वाकई बताता है कि कितनी तकलीफदेह स्थिति है ये। जी, इससे सिर्फ एक शारीरिक दिक्कत नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाली स्थिति माना गया है। तो क्या ये बस एक ही तरह की होती है या इसके कुछ अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं? नहीं, इसे एक ही जैसा नहीं माना गया। मुख्य रूप से दो तरह के भेद बताए हैं। एक है सहज अर्श। सहज, हाँ। हाँ, सहज मतलब जो जन्म से ही हो। व्यक्ति उसके साथ ही पैदा होता है। हाँ, अच्छा, जन्मजात। बिल्कुल। और दूसरा जो शायद ज्यादा कॉमन है वो है उत्तर कालज अर्श। उत्तर कालज। हाँ, यानी जो जन्म के बाद जीवन में आगे चलकर विकसित होता है। और ये जो बाद में होता है उत्तर कालज, हम्म, इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? क्या मतलब हमारी आदतें या शरीर की कोई अंदरूनी गड़बड़ी? उत्तर कालज अर्श के लिए दो मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम वो है अग्निमांद्य। अग्निमांद्य, ये क्या होता है? अग्निमांद्य मतलब हमारी पाचन शक्ति, हमारी डाइजेस्टिव फायर, जी। उसका कमजोर पड़ जाना। अच्छा, हाजमे की कमजोरी। हाँ, बिल्कुल। जब पाचन अग्नि ठीक से काम नहीं करती तो जो हम खाते पीते हैं वो ठीक से पचता नहीं है। हम्म। शरीर में जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, मतलब अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, वो जमा होने लगते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। और यही दूसरा मुख्य कारण है। यानी दोषों का बिगाड़ जाना। जी, दोषों का असंतुलित होना या प्रकोपित होना, खासकर वात, पित्त, कफ या फिर रक्त धातु मतलब खून का दूषित हो जाना। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल जो हमारे पाचन पर सीधा असर डालती है। हाँ, माँ बिगड़ा तो अर्श की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत एकदम स्पष्ट करते हैं कि अग्नि का मंद होना और उसके कारण दोषों का गड़बड़ा जाना, यही उत्तरकालज अर्श का मूल है, उसकी जड़ है। हमारी दिनचर्या कैसी है, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब हमारी पाचन अग्नि और दोषों पर सीधा असर डालते हैं। और यही चीजें आगे चलकर अर्श जैसी तकलीफें पैदा कर सकती हैं। और शरीर में ये होता कहाँ है? मतलब इसकी जगह क्या बताई गई है? ये मस्से या जो भी तकलीफ है वो कहाँ होती है? इन ग्रंथों के हिसाब से अर्श का जो मुख्य स्थान है वो है गुद, यानी हमारा मल द्वार, एनस जिसे कहते हैं। ठीक है। और इसे और बारीकी से समझाने के लिए गुदा के अंदर 3 वलियां बताई गई हैं, मतलब सिलवटे या फोल्ड्स। अच्छा, 3 वलियां। जी हाँ, जिन्हें एक साथ गुदवलित्रय कहा जाता है। अर्श के जो मस्से होते हैं वो इन्हीं 3 वलियों में या इनके आसपास ही बनते हैं। तो जगह तो स्पष्ट हो गई। अब लक्षणों की बात करें अगर, तो क्या सिर्फ दर्द ही होता है या कुछ और भी संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? दर्द तो होता ही है, खासकर मल त्याग के समय या उसके बाद, लेकिन ये स्रोत कुछ और लक्षणों का भी जिक्र करते हैं। और कुछ लक्षण तो काफी गंभीर हैं जो बताते हैं कि स्थिति चिंताजनक हो सकती है। जैसे कि? जैसे सिर्फ गुदा में ही दर्द नहीं, बल्कि कभी-कभी हृदय प्रदेश में, मतलब छाती के आसपास दर्द महसूस होना, अरे! या फिर हाथ, पैर, चेहरे, नाभि, गुदा और अंडकोश यानी स्क्रोटम में सूजन आ जाना। ये लक्षण तो सिर्फ लोकल तकलीफ से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। हृदय में दर्द या शरीर के दूसरे हिस्सों में सूजन। हाँ, और इसीलिए ये स्रोत चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अर्श के साथ साथ ये लक्षण भी दिख रहे हों तो उस स्थिति को असाध्य माना जा सकता है। असाध्य मतलब इनक्योरेबल। जी, मतलब जिसका इलाज बहुत मुश्किल या असंभव हो। ये इस बात पे जोर देता है कि अर्श को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और सही समय पर निदान और उपचार कितना जरूरी है। आपने पहले दोषों की बात की थी, वात, पित्त, कफ। हम्म। तो क्या इनके आधार पर अर्श को और भी बारीकी से बांटा गया है? मतलब क्या वात वाला अर्श पित्त वाले अर्श से अलग होता है? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद की यही तो खूबी है, वो हर स्थिति को दोषों के नजरिए से बहुत गहराई से देखता है। तो दोष कौन सा बड़ा हुआ है उसके आधार पर अर्श को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में बांटा गया है। 6 प्रकार कौन कौन से? पहला वातज अर्श, जब वात दोष पड़ा हो।
दूसरा पित्तज अर्श, जब पित्त दोष हावी हो। तीसरा कफज अर्श, जब कफ दोष प्रमुख हो। ठीक है। चौथा है त्रिदोषज या सन्निपातज अर्श, जब तीनों ही दोष मिले जुले हों। पांचवा है रक्तज अर्श, जब रक्त धातु में खराबी हो। अच्छा, खून से जुड़ा हुआ। हाँ, और छठा है सहज अर्श, जो हमने पहले बात की, जन्मजात होता है, जिसका कारण पूर्व जन्म के कर्म या आनुवांशिक भी माना जाता है। 6 अलग-अलग प्रकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रकार का अनुभव, उसके मस्सों की बनावट, शायद लक्षण भी और इलाज भी सब अलग होगा। ये तो दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल सही समझिए आप। श्रोत खास तौर पर वातज, पित्तज और कफज अर्श के लक्षणों और उनके मस्सों, जिन्हें अंकुर भी कहा गया है, उनके रूप, रंग, आकार, वो छूने में कैसे हैं, इसका बहुत सटीक वर्णन करते हैं। जरा बताइए इनके बारे में। देखिए, वातज अर्श में मस्से कैसे होते हैं? वो रूखे होते हैं, ड्राई, काले या गहरे लाल रंग के, खुरदुरे, रफ और टेढ़े मेढ़े, मतलब इर्रेगुलर शेप के। इनमें अक्सर चुभने वाला या काटने जैसा दर्द होता है, पियर्सिंग पेन। अच्छा। और पित्तज अर्श के मस्से नीले, पीले या काले रंग के सिरे वाले हो सकते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट, पतले होते हैं और इनसे अक्सर खून या फिर दुर्गंध वाला पतला पानी जैसा स्राव डिस्चार्ज होता रहता है। ओहो। इनमें जलन बहुत होती है, बर्निंग सेंसेशन, और गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। समझ गई। और कफज वाले? कवच हर्ष के मस्से आकार में बड़े होते हैं, उनका बेस चौड़ा होता है, ब्रॉड बेस, रंग में सफेद या हल्के पीले, चिकने होते हैं, स्मूथ, स्थिर होते हैं, मतलब हिलते डुलते नहीं ज्यादा, थोड़े भारी और कठोर, फर्म महसूस होते हैं। और इनमें दर्द? इनमें दर्द कम होता है, लेकिन खुजली बहुत ज्यादा होती है, इचिंग, और देखने में कभी-कभी ये फूल गोभी जैसे दिख सकते हैं। फूल गोभी जैसे? ये तो सचमुच बहुत ही डिटेल्ड वर्गीकरण है। मतलब हर दोष के असर से मस्सों की पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। रंग, आकार, छूने में कैसा है, उनसे होने वाली तकलीफ, सब कुछ। जी हाँ, यही तो दोष सिद्धांत की बारीकी है। और सुनिए, इसके अलावा भी वर्गीकरण है, जैसे स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर? हाँ, आभ्यंतर अर्श, जो गुदा के अंदर होते हैं, दिखते नहीं हैं, इंटरनल पाइल्स, और बाह्य अर्श, जो गुदा के बाहर महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स। अच्छा, अंदरूनी और बाहरी। जी, और जैसा आपने कहा, दोषों की संख्या के आधार पर भी एक दोषज यानी सिर्फ एक दोष बड़ा है, द्विदोषज यानी 2 दोष बड़े हैं, और त्रिदोषज यानी 3 दोष बड़े हुए हैं। ठीक है। इतने विस्तार से अर्श के प्रकार और लक्षणों को समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इनका प्रबंधन, इनका इलाज कैसे किया जाता है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रबंधन के नजरिए से भी एक मुख्य बंटवारा किया गया है, जो इलाज की दिशा तय करने में बहुत काम आता है। वो क्या है? अर्श को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है शुष्क अर्श, मतलब वो मस्से जिनसे खून नहीं आता, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ठीक है। और दूसरा है आर्द्र अर्श या रक्तज अर्श, यानी वो जिनसे खून आता है, ब्लीडिंग पाइल्स। अच्छा, तो खून आ रहा है या नहीं, ये इलाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी हाँ। और इलाज के तरीके क्या-क्या बताए गए हैं? क्या सिर्फ दवाइयां हैं या कुछ और उपाय भी हैं? देखिए, आयुर्वेद में अर्श की चिकित्सा के लिए एक चतुर्विध यानी 4 तरीके वाला दृष्टिकोण बताया गया है। 4 तरीके? हाँ, 4 प्रमुख तरीके हैं। पहला है भेषज चिकित्सा, मतलब दवाइयों, जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके इलाज करना। हाँ। दूसरा है शस्त्रकर्म, यानी अगर जरूरत हो तो सर्जरी करके चीरा लगाकर मस्सों को निकालना। ओके, सर्जरी। तीसरा है क्षार कर्म। ये खास प्रक्रिया है, इसमें औषधीय गुणों वाले क्षार, मतलब मेडिकेटेड एल्कलाइन सब्सटेंस, उनका लेप लगाते हैं, या फिर क्षार सूत्र नाम का एक मेडिकेटेड धागा इस्तेमाल करके मस्सों को धीरे धीरे खत्म करते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है? इसे आप एक तरह से केमिकल कॉटराइजेशन जैसा समझ सकते हैं। दिलचस्प है। और चौथा? चौथा है अग्निकर्म। इसमें अग्नि यानी आग या ऊष्मा, हीट का इस्तेमाल करके मस्सों को जलाया जाता है। यह थर्मल कॉटराइजेशन है। तो ये 4 मुख्य तरीके हो गए, दवा, सर्जरी, क्षार और अग्नि। क्या कुछ खास विधियों का भी जिक्र है जो शायद ज्यादा इस्तेमाल होती हों, जैसे कोई लेप या धुनी वगैरह? हाँ, कुछ खास तरीकों का भी जिक्र है जिन्हें स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे धूपन, मतलब फ्यूमिगेशन। इसमें औषधीय चीजों का धुआं गुदा द्वार पर दिया जाता है। धुआं? किन चीजों का? स्रोत में इसके लिए मनुष्य के बाल, सांप की केंचुली, आंख यानी अर्का की जड़ और कुछ खास तरह के चर्म यानी स्किन जैसी चीजों के धुएं का जिक्र मिलता है। अच्छा, और? फिर है लेप यानी पेस्ट लगाना, बाहरी मस्सों पर लगाने के लिए। उदाहरण के तौर पर मुस्ता यानी नागरमोथा और हरितकी यानी हरड़ के लेप का जिक्र है। ठीक। और परिशेक, जिसे सिट्स बाथ भी कहते हैं, औषधीय काढ़े या गर्म पानी में नमक वगैरह डालकर उसमें बैठने की प्रक्रिया।
हाँ, ये तो सुना है। इससे आराम मिलता है? जी, इससे दर्द, सूजन और खुजली में काफी आराम मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई है कि जो शुष्क अर्श हैं, यानी नॉन ब्लीडिंग वाले, उनके लिए कुटज नाम की जड़ी बूटी को सबसे अच्छी दवा माना गया है। कुटज, ये नाम नोट करने वाला है। जी, और अग्निकर्म जो है उसे अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर देखा जाता है जब बाकी तरीकों से फायदा ना हो रहा हो। ठीक है। कुटज का नाम तो आपने विशेष रूप से लिया। क्या कुछ और भी खास दवाइयों का जिक्र है जो अर्श में काम आती हैं? हाँ, वैसे तो कई औषधियों का वर्णन है, लेकिन कुछ और जिनका जिक्र प्रमुखता से मिलता है वो है भल्ला तक। भल्ला तक? हाँ, भिलावा जिसे कहते हैं। पर इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा चांगेरी मतलब इंडियन सॉरेल और हरीत की यानी हरड़, ये अकेले भी इस्तेमाल होती हैं और दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर अलग अलग योगों में भी। आपने आद्र या रक्तज अर्श का जिक्र किया था, जिनसे खून आता है। हाँ। उनके बारे में क्या कोई खास बात बताई गई है? क्योंकि खून आना तो अक्सर चिंता बढ़ा देता है। हाँ, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं रोचक और महत्वपूर्ण बात है जो इन स्रोतों में है। क्या है वो? कहा गया है कि अगर अर्श से खून आना शुरू हो तो उसे फौरन बंद करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि ये जो खून निकल रहा है वो अक्सर दुष्ट रक्त होता है, मतलब शरीर में जमा हुई गंदगी या बड़े हुए दोषों की वजह से दूषित हुआ खून। तो शरीर एक तरह से उसे बाहर निकालकर अपनी सफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हम तो आमतौर पर खून देखते ही उसे रोकने की सोचते हैं। जी, तो फिर इसे कब रोकना चाहिए? स्रोत कहते हैं कि रक्त स्राव को तभी रोकना चाहिए जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा हो, मतलब रोगी को बहुत कमजोरी आ रही हो, खून की कमी के लक्षण दिख रहे हों या फिर उससे कोई और गंभीर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही हो। अच्छा, यानी जब नुकसान ज्यादा होने लगे। हाँ, सामान्य स्थिति में पहले उस दूषित खून को थोड़ा निकलने देना चाहिए और साथ साथ जो मूल कारण है, यानी दोषों को शांत करना और पाचन को सुधारना, उसका इलाज शुरू करना चाहिए। और इसके लिए दवाइयाँ, क्या वो सूखी बवासीर मतलब शुष्क अर्श से अलग होती हैं? हाँ, इलाज में दोष की प्रधानता देखी जाती है। रक्तज अर्श में अगर पित्त या रक्त की दुष्टि ज्यादा है तो उसके हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। जैसे कुटज त्वचा चूर्ण यानी कुटज पेड़ की छाल का पाउडर, उसे दही के साथ देने का जिक्र है। ये खून रोकने में मदद करता है। दही के साथ? हाँ, और इंद्रयव जो कुटज के ही बीज होते हैं, उनके पाउडर का भी प्रयोग बताया गया है। ठीक है। और अगर रक्तार्श पुराना हो गया हो, दुष्ट हो या उसमें रूखापन भी हो, मतलब ब्लीडिंग के साथ ड्राइनेस भी हो, तो उसके लिए कुटज और दूर्वा घास को बहुत अच्छा माना गया है। कुटज का जिक्र तो बार बार आ रहा है। जी, ये अर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। अच्छा, इलाज का एक और पहलू है रस प्रयोग। रस प्रयोग, ये क्या है? इसका मतलब है खास स्वाद यानी रस, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा वगैरह वाली दवाइयों या आहार का एक योजना बनाकर इस्तेमाल करना। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर रस का शरीर के दोषों पर अलग असर होता है। जैसे मान लीजिए पित्त दोष बढ़ा है, जिसमें जलन, गर्मी ज्यादा होती है, तो मधुर रस यानी मीठे स्वाद वाली ठंडी तासीर की दवाइयां देना फायदेमंद हो सकता है। तो स्रोत बताते हैं कि इस तरह का रस आधारित इलाज रोगी की स्थिति और दोष कितने गंभीर हैं उसके हिसाब से 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या कभी-कभी 1 महीने तक भी किया जा सकता है। और दवा किसके साथ लेनी है, मतलब अनुपान, हाँ। उसका भी जिक्र है। जैसे हम सुनते हैं दवा पानी से लें या दूध से। बिल्कुल, अनुपान का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। ये सिर्फ दवा निगलने में मदद नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये दवा के असर को सही जगह तक पहुंचाने और उसके प्रभाव को बढ़ाने में या कभी-कभी संतुलित करने में भी मदद करता है। तो अर्श में कौन से अनुपान बताए गए हैं? इसमें भी दोष और रोगी की प्रकृति के हिसाब से अलग-अलग अनुपान सुझाए गए हैं। जैसे तक्र। तक्र यानी छाछ। जी हाँ, छाछ। इसे अर्श में खास तौर पर बहुत गुणकारी माना गया है। इसके अलावा कांजी, जो फर्मेंटेड चावल का पानी होता है, सुरासव, मेरे, सिधु, अरिष्ट, ये सब अलग-अलग तरह के मेडिकेटेड फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं। उदक यानी सादा पानी और आसव, कौन सा अनुपान कब देना ये वैध तय रहता है। और खान पान, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, पथ्य अपथ्य। हाँ, उसका भी मार्गदर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ बिल्कुल। अर्श के रोगी के लिए ऐसे खाने की सलाह दी जाती है जो दीपनीय हों। दीपनीय मतलब जो पाचन अग्नि को तेज करें, भेद्य हों, यानी मल को मुलायम करके आसानी से बाहर निकालने में मदद करें, और वात अनुलोमन हो। वात अनुलोमन मतलब जो पेट में गैस बनने से रोकें और वात की गति को नीचे की तरफ सही दिशा में रखें। अच्छा। ताकि कब्ज ना हो और मलत्याग आसानी से हो। बिल्कुल। कब्ज टूटे और मलत्याग में आसानी हो, यही अर्श के प्रबंधन में बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब आहार भी
सीधे तौर पर पाचन और वात की गति, इन दोनों चीजों को ठीक रखने में मदद करता है। जी हाँ। जो हमने शुरू में कारणों में भी बात की थी। जी। यानी इलाज सिर्फ दवा नहीं है, बिल्कुल। बल्कि खानपान पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और अपथ्य में यानी क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं जो पचने में भारी हों, कब्ज पैदा करें, वात पित्त कफ को और बिगाड़ें या मल द्वार पर ज्यादा दबाव डालें। तो ये अर्श पर एक काफी कहना चाहिए विस्तृत चर्चा हुई, जो हमें इन आयुर्वेदिक स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित थी। हमने इसकी परिभाषा की गंभीरता को समझा, शत्रु जैसा कहा गया है इसे, इसके प्रकार देखें, सहज और उत्तरकालिज, कारण समझें, खासकर अग्निमांद्य और दोषों का बिगड़ना जी, लक्षणों की बारीकियां देखीं, वातज पित्तज कफज में कैसे अलग अलग होते हैं मस्से, और फिर प्रबंधन के 4 तरीके, भेषज, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म, और साथ में धूपन, लेप, परिसेक जैसी विधियां, और पथ्य अपथ्य। हाँ, काफी विस्तार से वर्णन है। सचमुच काफी गहराई से स्थिति का विश्लेषण किया गया है इन ग्रंथों में। हाँ, और इससे ये बात एकदम साफ होती है कि आयुर्वेद अर्श को सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं मानता, वो इसे पूरे शरीर से, खासकर पाचन तंत्र और दोषों के संतुलन से जोड़कर देखता है। सही कहा। इलाज का मकसद सिर्फ मस्सों को हटाना नहीं है, बल्कि उस जड़ को ठीक करना है जिसने उन्हें पैदा किया। अब देखेंगी तो दोष, लक्षण और चिकित्सा, इनके बीच एक बहुत गहरा लॉजिकल कनेक्शन दिखता है। बिल्कुल। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल पहले बताए गए ये सिद्धांत, जैसे पाचन का महत्व, अग्निमांद्य वाली बात, दोषों का संतुलन, प्रकृति के अनुसार इलाज करना, ये आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। जी हाँ। ये सिर्फ इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये आज भी बहुत उपयोगी हो सकता है। सही कहा। शरीर के काम करने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो तो नहीं बदलते। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। क्या? हमारी जो आज की जीवन शैली है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, भागदौड़, तनाव, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, घंटों बैठे रहना, क्या ये सब मिलकर अनजाने में ही सही उसी अग्निमांद्य को, मतलब उसी कमजोर पाचन शक्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जिसका जिक्र इन प्राचीन ग्रंथों में अर्श के मुख्य कारण के तौर पर बार बार आया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद यही वजह है कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं आज भी इतनी आम है और बढ़ती जा रही हैं। इस पर हमें सोचने की और शायद ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही, आत्मनिरीक्षण का विषय है ये।